तो इस सेशन का नाम छुपा रुस्तम दिया गया है और आप छुपे रुस्तम से ही जाने जाते हैं। छुपा रुस्तम को कितने साल हो गए? छुपा रुस्तम जो सीरियल था, प्रैंक शो, फर्स्ट प्रैंक ख्याल शो से फर्स्ट पता नहीं या कहेंगे कि फर्स्ट नहीं, प्रैंक? मतलब उसकी शूटिंग बहुत पहले हो गई थी, लेकिन हाँ। वो टीवी पे आया नहीं था। ओह अच्छा। काफ़ी टाइम उसको बेचने की कोशिश की, एनडीटीवी ने प्रोड्यूस किया था और वो कोशिश करते रहे उसको बेचने की। फिर फाइनली जब स्टार प्लस ने अपनी हिंदी प्रोग्रामिंग शुरू की, हाँ। मेरे ख्याल से सन 2000 या 2001 में, जब हाँ। कौन बनेगा करोड़पति वगैरह आए, हाँ। उसके साथ आया था। तो वो प्रैंक शो काफ़ी पॉपुलर हुआ उसके बाद, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम क्योंकि यहाँ पर सब पूरी डेमोग्राफी पूरी मिक्स है। सत्यनारायण जी व्यास से लेके 20 साल के बच्चे भी हैं। तो कितने लोगों ने छुपा रुस्तम देखा हुआ है? 35%, 1/3। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो आपका शो देखते थे, और मुझे तो वही बुजुर्ग लगते हैं, तो पता नहीं, काफ़ी पुराना शो हो गया। वेलकम टू इंदौर। इंदौर से आपका क्या रिश्ता है? कितनी बार आ चुके हैं? कुछ अंदर से खबरें मिल रही थी कि आपकी पूरी लिस्ट बना के आए इंदौर में क्या क्या करना है, थोड़ा। वो जो लिस्ट है वो खाने की लिस्ट होती है। हमेशा जब इंदौर आते हैं तो खाने की लिस्ट लेके सभी आते हैं। और मैं 12 साल पहले आया था, एक शो था खाता रहे मेरा दिल, जो फूड चैनल पे था, और इंदौर में शूट किया था बहुत सारी जगह। और आज 12 साल के बाद मैं अभी अभी 56 दुकान से ही वापस आया हूँ। तो जॉनी हॉट डॉग वाले भाई साहब मिले 12 साल के बाद, मधुरम स्वीट्स, विजय चाट हाउस, वो सब राउंड मार के आया हूँ अभी। और आप कब तक हैं अभी? अभी कल तक हैं, लेकिन सराफा का नंबर आएगा कि नहीं? सराफा का नंबर तो शाम को ही आता है, और वो हमारे शो में आप ही ने मुझे बताया था। सराफा हमारे शो में राजीव भाई भी आ गए थे उस टाइम, 2010 में। 2010 जुलाई की बात है। मैं अमेरिका में था और मुझे खबर मिली कि खाता रहे मेरा दिल एक नया शो शुरू हो रहा है। उसका एपिसोड 1 इंदौर से शुरू हो रहा है। और इंदौर के बारे में जब गूगल किया गया तो राजीव नेमा जी निकले। तो प्रोड्यूसर्स इनके थे, उन्होंने कांटेक्ट किया कि अगर आप आ सकें उस वक्त। तो जोशी दही बड़ा, फ्लाइंग दही बड़ा के बाद अपनी मुलाकात हुई थी। उसके बाहर हमारी मुलाकात हुई और आपने बोला कि आपको सराफा जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो दो बातें हो गई 2 मिनट में। प्रैंक की बात हो गई और फूड की बात हो गई। बस अब खत्म ही हो गया। तो वही मैं पूछने वाला था कि यू आर नोन एज ए प्रैंकस्टर, यू आर नोन एज ए फूडी, यू आर एन एक्टर, आई हैव सीन यू इन सो मेनी प्रोडक्शंस। फिर आप बड़े अतरंगी इंसान हैं, पहाड़ों में भी पाए जाते हैं, तरह तरह के फेस्टिवल करते हैं, कास्टिंग करते। हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? आप क्या हो? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। मैं एक्चुअली जो मन करता है वही करता हूँ, जो थोड़ा मर्जी का मालिक हूँ। कभी कभी घूमता ज़्यादा हूँ, घुमक्कड़ कहा जा सकता है। इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम काम किया, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, फिर लगा कि थोड़ा ये पैसे खर्च भी करने चाहिए, तो घूमने निकल गया। और एक बारी वो कीड़ा चढ़ गया तो फिर घूमना बंद नहीं हुआ। फिर जब पैसे ख़त्म होते थे, मैं आके कुछ काम करके पैसे कमा के फिर घूमने निकल जाता था, और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो इन दिनों क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं? काम थोड़ा ही करता हूँ। हाँ। अभी हाल किस में तरह का काम? कुछ एक्टिंग के असाइनमेंट्स हैं। कभी किसी ने बोला किसी फिल्म में कास्टिंग करने के लिए, तो उनके लिए कास्टिंग की। कभी कोई नॉन फिक्शन, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ में जगह जगह घूमने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी डीपली जानने का मौका मिलता है। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ पे काफ़ी काम करता हूँ। और फेस्टिवल्स, हाँ जी, फेस्टिवल्स के आयोजन भी करता हूँ। बहुत छोटे फेस्टिवल होते हैं जिसमें 30-35 लोग आते हैं, और उसमें माइक की ज़रूरत नहीं होती। हम बस कोई म्यूज़िक फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं, कोई फूड फेस्टिवल्स और फिल्म फेस्टिवल्स, इस तरह के फेस्टिवल्स करता हूँ। और कुछ अड्डेबाजी वाले फेस्टिवल्स करता हूँ। I was watching your TED talk about अड्डाबाजी, where you were describing कि अड्डा बंगाल से शब्द आया है, और फिर अड्डा कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। हवाई अड्डा, कोई एक ऐसा मिलन का स्थान, टेम्पररी मिलन का स्थान, या भीतर बैठकर उत्तम पीने की व्यवस्था का भी स्थान। तो ये आप जो अड्डेबाजी करते हैं वो क्या अड्डेबाजी है? जी, आपने जो शो बताया वो अपने जो इंटरव्यू या टॉक था, एक्चुअली टेड टॉक था। टेडएक्स टॉक, जयपुर टेडएक्स वालों ने बुलाया और बोला कि कुछ ह्यूमर पे बात करते हैं। तो मैंने कहा बहुत लोग कर चुके हैं, कुछ और बात करते हैं। तो फिर उन्होंने भी ये देखा था कि मैं काफ़ी कुछ इस तरह के आयोजन करता हूँ, तो अड्डेबाजी पे बात हुई। और उस काफ़ी सीरियस टॉक होता है,
तो उसमें मैंने यही समझाया कि अड्डेबाजी कितनी ज़रूरी होती है लोगों के लिए, सीखने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। तो वो टॉक तो 17-18 मिनट का था उसका, लेकिन सार यही था कि लोग अगर इस तरह से मिलते रहें, स्ट्रेंजर्स भी मिलें, और 2-3 दिन हम लोग कहीं जाते हैं, एक जगह पे बिता के आते हैं, एक दूसरे से बहुत लर्निंग एक्सचेंज होती है, तो इतनी डीप बॉन्डिंग हो जाती है, इतने फ्रेंडशिप्स डेवलप होते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स निकल आते हैं, काम भी निकल आता है। बहुत सारे लोगों के नई नई चीज़ें शुरू हो गई, किसी का बैंड फॉर्म हो गया, किसी का म्यूज़िक एल्बम बन गई, किसी ने वेबसाइट शुरू कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, जस्ट बाय मीटिंग ऑफ माइंड्स लोग आए और बिना किसी एजेंडा के मिले और लर्निंग एक्सचेंज हुई। तो उस तरह की अड्डेबाजी हम काफ़ी करते रहे। ये सब ऑनलाइन करते थे हम, फेसबुक को यूज़ किया हमने कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। जैसे यहाँ पर आप लोग अब सब आए हैं, बातें चल रही हैं, इसके बाद आप कहीं बैठ के कुछ खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे से, तो कुछ कनेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाता है, कभी कभी कुछ क्लिक कर जाता है। तो इस फेस्टिवल का जो इफ़ेक्ट होगा, हो सकता है आपको बाद में भी पता चलेगी, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी इस फेस्टिवल में। नहीं, बिल्कुल, मतलब हम आई थिंक उम्र के सिमिलर पड़ावों पे हैं। घाट घाट का पानी पिया हुआ है मैंने। सफ़ेद हो गए हैं थोड़े बाल आपके भी, और काफ़ी 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 सफ़ेद हो गए हैं। तो कई बार मेरा निष्कर्ष वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिफोर आई से माय निष्कर्ष, कि आप अभी जैसे मैंने अंदर भी जब पिछले 45 मिनट से बैठे हुए थे, आप इतने लोगों से चर्चाएं करते हैं और काफ़ी शिद्दत से चर्चा करते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेके, ऐसा नहीं कि भाई किसी कोई आए तो सेल्फी खिंचवा के चले गए। क्यों क्यों करते हैं आप? क्या क्या होता है उससे? अभी भी ऐसा लगता है आपको अभी भी जानने की ललक रहती है कि अच्छा आप कहाँ से हो, क्या करते हो, फिर आप भी अपनी तरफ से बहुत इंटरेस्टिंगली उनको बताते हो, कोई कनेक्शन निकालते हो, क्या होता है उससे? मुझे लगता है हर इंसान बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये जो मैं अड्डेबाजी आपको बता रहा था, जो फेसबुक के ज़रिए हमने शुरू की, उसका नाम भी हमने रखा माफिया, और उसका फुल फॉर्म है म्यूजिशंस, आर्टिस्ट्स, फिल्म मेकर्स, इंटरेस्टिंग लोग आ जाओ, MAFIA। और एक कम्युनिटी बिल्डिंग टूल थी ये अड्डाबाजी, उसमें मतलब कोई भी आ जाए, तो मुझे लगता है सभी लोग इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या है ना, मैं फिल्म फेस्टिवल्स काफ़ी करता था ऑर्गेनाइज, उसमें सिर्फ फिल्म मेकर्स ही आते थे, और हमारा दायरा जो है फिर उसी में रह जाता था, एक लूप में हम बार बार वही बातें कर रहे हैं, वही झगड़े कर रहे हैं, वही डिस्कशंस हो रही है, वही आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। तो दायरा थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने ये माफिया शुरू किया, जिसमें तरह तरह के लोग आए, कोई भी आए, इंटरेस्टिंग लोग, मतलब सभी लोग इंटरेस्टिंग होते हैं। और उसमें कोई ऐसा नहीं होता था कि आपको आके कुछ करना है, आप बस आ जाओ, अपने आप होगा। आपने कोई फिल्म बनाई है, फिल्म दिखा दो, आप म्यूज़िक कर रहे हैं, म्यूज़िक सुना दो, आपने बचपन में कोई पोएम लिखी हो, शेयर करना चाहते हो, कोई आपको इस स्पेस में जज नहीं करेगा, बस आ जाओ। कोई खाना बना रहा है, कोई हेरिटेज आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा है, कोई वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहा है। बाकी ऐसे जब लोगों से आप मिलते हैं जो आपकी फील्ड के ना हो, आपके क्षेत्र के ना हो, आप अलग अलग तरह के लोग हों, तो आप हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ इम्बाइब करते हैं। तो ये जो सारे अड्डे हम करते हैं और अड्डेबाजियाँ जो करते हैं, लोगों को लगता है शायद ऐसी कुछ फ्रिवलस सी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें से निकल के आती हैं। तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, जो आयोजन हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल, छोटे फेस्टिवल, उन सब में कुछ ना कुछ बीज जो है वो बोया जाता है, और फिर हो सकता है वो बाद में कुछ पनप के निकले, और तरह के लोगों से मिलने से आपकी अपनी ग्रोथ जो है, आप उसी पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। वेरी गुड। बट वही लगता है, और यहाँ पर जिस तरह के लोग आए हैं और जिस तरह का बाहर भी कार्यक्रम चल रहा है, परफॉर्मर्स हैं, और यू नो मैनी पीपल हु आर प्रॉब्ली लुकिंग अप टू यू कि यार मुझे इस मंच पर किसी दिन पहुँचना है। ये लोग अगर माफिया में, अगर कोई यहाँ पर एक भी व्यक्ति है या दो व्यक्ति अगर माफिया में जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, तो कैसे जुड़ सकते हैं? बस आ जाओ। ये जो, हाँ, ये कम्युनिटी है, ये फेसबुक के ज़रिए शुरू हुई थी, अभी भी फेसबुक के ज़रिए ही होती है। तो जब भी माफिया का आयोजन होता है, 15 से 20 लोग लगभग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने पहले बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, अच्छा। और लास्ट वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाओ, बस कोई भी आ सकता है, आ जाओ। वाह। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप आ जाओ, उसके बाद कुछ ना कुछ मज़ेदार चीज़ें निकलती हैं। किसी को आप अच्छे से जानने की कोशिश करो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक दूसरे, किसी से हम सीख रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं। That's super amazing, super impressive. मैं आपकी जब
बायो पढ़ता हूँ तो किरोड़ीमल कॉलेज, वहाँ पे थिएट्रिक्स किया आपने, ड्रामा किया, फिर FTII पुणे में आपने फिल्म मेकिंग में किया। तो मतलब आपकी तो प्रॉपर, आई वुड से प्रॉपर एजुकेशन है इस एंटरटेनमेंट फील्ड में। बट क्या आपको लगता है कि अगर किसी की फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो भी क्या एंटरटेनमेंट के किसी तरीके से आ जाता है? जो आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे हम वहाँ पे पहुँचेंगे 5 million followers, 50 million followers, 10 million followers, 20 million followers, but many of them with absolute no education. But what is your thought about being in entertainment field? What do you gain by a formal education versus absolute just on the job training? जी, मेरे हिसाब से दोनों एकदम जायज़ है। फिल्म स्कूल्स या थिएटर स्कूल्स या म्यूज़िक स्कूल्स या किसी भी आर्ट फॉर्म का एक स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। एक नहीं, बहुत सारे होने चाहिए। अलग अलग तरह का एजुकेशन हो। सिर्फ अगर आर्ट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो लागू किसी भी जगह हो सकता है। बिज़नेस का भी स्कूल होता है, कोई जाके बिज़नेस स्कूल में पढ़ता है, MBA करता है, उसको जॉब मिलता है। कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके सीखता है, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा कर रहा हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको दोनों तरफ मिल जाएंगे, जो लोग ट्रेनिंग करके निकले हैं और जो लोग ऑन द जॉब सीखे हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने क्या इम्बाइब किया है। हर एक का तरीका अलग होता है सीखने का। किसी को स्कूल वाला तरीका ज़्यादा सूट करता है, किसी को ऑन द जॉब सीखने का जो तरीका है वो ज़्यादा सूट करता है। वो आपके ऊपर रहता है किसी भी फील्ड में। हाँ। तो स्कूल्स का, फिल्म स्कूल का तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे फिल्म स्कूल्स हैं इंडिया में। फिल्म इंस्टीट्यूट तो है ही, SRFTI है। अब बहुत सारे अलग स्कूल्स खुल गए हैं, बहुत छोटी छोटी जगह पे भी खुल गए हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग किसी फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर इसमें जा रहे हैं और बहुत सारे लोग बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग लिए भी जा रहे हैं, लेकिन मेहनत उनको भी उतनी करनी पड़ती है, सभी को। तो आज जब मीडिया देखते हैं आप, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, और जब आपने शुरू किया था लेट 80s में, कहाँ पाते हैं? क्या काफ़ी हम पॉजिटिव की तरफ बढ़े हैं या कुछ नेगेटिव्स आए हैं? मीडिया मतलब मीडिया किस हिसाब से? I guess I'm more talking about the social media and entertainment, जी। right? जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को जाना जाता है और जिस 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 तरह का वो काम करते हैं, आज की तारीख में जैसे मुझे लगता है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं, और जैसे राजीव नेमा को भी अमेरिका में बैठे हुए 31 साल पहले चले गए यहाँ से इंदौर में, लेकिन उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और अपने को YouTube पे डाल दिया, और उससे आपकी और मेरी पहचान हुई, उससे आप मेरी और हेमंत जी की पहचान हुई। तो आई थिंक आई एम गिविंग माई ओन आंसर कि बिल्कुल। anyone can reach anywhere in the world. All 7 billion people are connected thanks to this phone and thanks to the internet. थैंक्स टू फ़ोन एंड इंटरनेट एक नई दुनिया खुल गई है। लोगों को अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, लोगों तक टैलेंट पहुंचाने का मौका मिल रहा है। बहुत क्राउडेड स्पेस है। कभी कभी कुछ आप ऐसी चीज़ कर देते हैं जो लोगों को याद में आ जाए, जो लोगों के जहन में घुस जाए और रिकॉल वैल्यू हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं उसमें, जैसे आप निकले हैं। हम इंटरैक्टिव भी सेशन रख सकते हैं, राइट? ये सेशन इंटरैक्टिव, किसी को बिल्कुल। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे गुरपाल जी के साथ, कुछ कोई है आपके मन में, कोई सवाल हो, कुछ भी बातें करना चाहते हैं, बिल्कुल। कोई माइक है फ्लोर पे, या अगर आप उन्हें दे दें तो मेरे हाथ से माइक नहीं छीनना पड़ेगा। गुरपाल जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप मनमौजी हैं, अपने मन की करते हैं। अच्छा लगा, क्योंकि जब हम अपने मन की करते हैं तो सबसे अच्छा करते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम मिमिक्री करते हैं, स्टैंड बाय करते हैं, तो क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है? मिमिक्री और स्टैंड अप कॉमेडी मैंने कभी किया नहीं। मैंने एक शो डायरेक्ट ज़रूर किया था, कॉमेडी सर्कस, जब शुरू हुआ था, बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि मेरे से वो होता नहीं है स्टेज पे खड़े होके माइक लेके इतनी देर बोल देना। मैं एक्टिंग में तो हमें लाइंस दी जाती हैं और फिर हम रिहर्स करके करते हैं। वो एक बिल्कुल ही अलग कला है। वो किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। मेरे हिसाब से जो जैसे सबसे बड़े जो हैं अभी, जाकिर, वो तो है ही इंदौर के, और वो सिर्फ स्टैंड अप नहीं है, वो स्टैंड अप से काफ़ी, मतलब सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमिक नहीं है, उससे काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं वो। अगर आपने उनका शो तथास्तु देखा है,
तथास्तु मैंने लाइव देखा हुआ है 2 बार। उसका एक छोटा वर्जन अमेज़ॉन प्राइम पे भी आया है शायद, अभी तो आया है। वो, हाँ, वो होती है मेरे हिसाब से वो कला, वो बहुत कम लोगों में होती है कि अगर आप एक माइक पकड़ के 3 घंटे तक कुछ बोल सकें और लोगों को इतना एंगेज करके रख सकें, वो बिल्कुल अलग कला है। उसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बिहाइंड द सीन्स हमने किया हुआ है, जैसे कॉमेडी सर्कस जो है उसमें वो मैं डायरेक्ट करता था शुरू में, तो इन लोगों को बहुत करीब से देखा हुआ है। और मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं हमारे साथ, पहले सीज़न में वीआईपी थे और बहुत सारे थे जो बहुत बढ़िया मिमिक्री कर पाए हैं। वो भी एक कला है जिसको मैं एडमायर बहुत करता हूँ, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ देखने में, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाता। थोड़ी बहुत जब हम सभी जो हैं वो स्कूल से शुरू करते हैं, टीचर्स की मिमिक्री करते हैं सब लोग, आपने भी की होगी तो थोड़ी बहुत वही कर लेते थे बस। कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? और पीछे सवाल, उनका माइक ऑन कर दीजिए। हेलो। हाँ जी। सत श्री अकाल सर, नमस्ते सर। सर, ऐसा कहा जाता है कि द जोक्स विच आर द रियलिस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ट्रूथ इन देम। आप दोनों कहीं ना कहीं ह्यूमर के बैकग्राउंड से हैं, तो एक वो सवाल है कि हर जोक में कितना ट्रूथ या रियलिटी होती है। कहीं भी वो जोक हो रहा हो, नुक्कड़ पे हो रहा हो, बंद दरवाजे के पीछे हो रहा हो, सोशल मीडिया पे हो रहा हो। और एक दूसरा उसको जोड़ते हुए सवाल है कि अभी आजकल जो कैंसिल कल्चर चल रहा है कि हम किसी को भी उठाते हैं, उसने कुछ कहा है सराउंडिंग मतलब स्टैंड अप कॉमेडी में या कॉमेडी में अलग अलग जगह चल रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कि किसी ने कुछ कहा, हम मॉरल पुलिसिंग करते हैं और कैंसिल करते हैं कि ये सही नहीं है, इसे हटाओ, ये जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए। और उसके पीछे एक पंचायत आइडियोलॉजी रहती है कि हम सब मिलके डिसाइड करें सोशल मीडिया पे कि क्या हम तक पहुंचना चाहिए। तो इन दो बातों पे आपके थॉट्स? एक एक करके लेते हैं ना, थोड़ा लंबा। हाँ, मतलब जोक्स। दूसरा क्वेश्चन इतना लंबा था कि मैं पहला भूल गया। जोक्स, फॉर्मेशन ऑफ द जोक्स, मतलब तो उसमें रियलिटी होती है जोक्स में। हाँ, मेरे ख्याल से जो भी कॉमेडियंस होते हैं वो लाइफ से ही लेते हैं जो कुछ लेते हैं, सिर्फ उनका नज़रिया थोड़ा देखने का अलग होता है। या हो सकता है कि वो आपको एक घुमा के उल्टे तरीके से आईना दिखा रहे हो। मतलब हो सकता है कि आप क्यों हंस रहे हैं उनकी बात पर, आपको क्या फ़नी लगा उसमें। बात तो ली गई है रियल लाइफ से ही, जो भी कॉमेडी होती है, या फिर किसी रियल चीज़ को बिल्कुल उल्टा करके देखें तो शायद आपको वो भी फ़नी लगे। तो बेस तो रियलिटी ही होता है हमेशा। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? 100%, मैं भी वही बोलना चाह रहा था कि जोक्स आर ऑलवेज रियल प्लस नमक मिर्ची ऊपर से, राइट? थोड़ा एग्जैजरेट करना पड़ता है ना, राइट? या आप आईना दिखा दो और आईने में थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दो, थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दो, उसको जूम इन कर दो उस रियलिटी को, तो वहां से जोक निकल के आते। आई एम श्योर कुछ फिक्टिशियस जोक्स भी होते होंगे, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ उतनी नहीं रहती होगी जो रियलिटी बेस्ड। जैसे मैं इंजीनियर हूँ ना, तो अभी, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पे जो जोक आता है ना, या तो बिजली का बल्ब भी रिपेयर नहीं होता नीमा जी से टाइप कुछ आता है ना, बिल्कुल जो दिल पे लगे ना और फिर थोड़ी हंसी भी आए, तो दैट इज द जोक, है ना, कि थोड़ा कटार लगे और फिर थोड़ी सी घुमा दी जाए। बिल्कुल। और दूसरा इन्होंने पूछा कैंसिल कल्चर के बारे में कि कौन तय करेगा कि क्या आप तक पहुंचना चाहिए और क्या नहीं पहुंचना चाहिए, इसके बारे में मेरा तो ख्याल है हमारा सबका दायरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारी सोच थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और अगर आपको कुछ पसंद या नापसंद है तो उस पर बातचीत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई वायलेंट तरीके से जाके किसी को रोक देना, उसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। सबको अपनी अपनी बात आगे रखनी चाहिए। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सब दोस्त बन के रहें, बातचीत से सारे मसले जो है सॉल्व करें। जाने अनजाने में भी हम किसी को हर्ट कर देते हैं, हो सकता है कि किसी का इंटेंशन नहीं हो, अगर उसको ठीक से समझाया जाए कि आपकी इस बात से मुझे ठेस पहुंची है और क्यों पहुंची है, तो हो सकता है वो भी समझ जाए, हो सकता है कि वो भी अपोलोजाइज़ करे, हो सकता है, और हो भी सकता है कि वो आपकी बात को नज़रअंदाज कर दे। तो फिर भी मेरा मानना तो ये है कि वायलेंस या फोर्स से कभी किसी की बात बंद नहीं करनी चाहिए। बातचीत से ही आप कर सकते हैं, बातचीत को किसी और बातचीत से आप बंद कर सकते हैं। मैं तो और नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा उसी पे
कि आजकल लोग घूमते रहते हैं ऐसे कि भावनाएं मेरी चल रही हैं और कभी आहत होने के लिए तैयार रहते हैं कि कहीं पे भी किसी ने कुछ बोला, यार मेरी भावनाएं आहत करने के लिए उसके रास्ते में आते हैं। लाइक पीपल आर वेटिंग कि यार मेरी भावनाएं कुछ आहत करो। शाहरुख का ट्रेलर रिलीज हुआ, कुछ न कुछ उसमें देखा कि यार मैं आहत कैसे हो सकता हूं ताकि मैं FIR दायर करूं और मेरा नाम पेपर में आ जाए। मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। चमड़ी मोटी होनी चाहिए, अच्छी खासी मोटी चमड़ी होना चाहिए। हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत पतली चमड़ी लेके घूम रहे हैं, हम तैयार है आहत होने के लिए। मतलब इट इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ जो गुरपाल जी बोल रहे हैं कि जो माफिया कर जो फेस्टिवल करते हैं कि भाई आ जाओ, है ना। एटीट्यूड वैसे ही होना चाहिए कि मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, आप सिविल कंस्ट्रक्शन वाले हो, आप बिजनेस वाले हो, सब तरह के, मतलब दुनिया इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी कि सब तरह लोगों को मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए। जो आजकल कॉर्पोरेट में बोलते हैं डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड क्या बोलते हैं, DEI एंड इंक्लूजन, कि सर्वधर्म संभाव की जो हम बातें करते हैं, यूनिवर्स इज वन, प्लूरालिटी, तरह तरह के विचार, तरह तरह के लोग, तरह तरह के पहनने वाले, दिखने वाले, सब बातें करना चाहिए, सब साथ में रहना चाहिए। और ये जो सारी बातें हैं ये हमारे जो देश से निकली हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल देश है। ये जो सोच है, जो कहीं पे भी आप देख लीजिए, उपनिषद में पढ़ लीजिए, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में पढ़ लीजिए, तो यही बातें होती हैं दूसरे तरीके से। ऑफ कोर्स इंक्लूजन की, कि हम अलग नहीं हैं, तो या फिर आपने जैसे बोला डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्स तो हम हैं लेकिन फिर भी सोर्स तो एक ही है। तो जब आप उस नज़रिए से देखें तो फिर वाद विवाद का मतलब वायलेंस जो है या फोर्स का कोई मतलब नहीं बनता। आप ऐसा नहीं बोल सकते, टाइप बातचीत से ही हल की जा सकती है। जस्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन अबाउट कैंसल कल्चर। हेलो सर, एक बात करते करते ही फॉलो अप क्वेश्चन आया है कि इससे थोड़ा अलग है कि जैसे अभी समाज में कहीं कहीं कुछ लोग के बीच में से बात सुनने को मिलती है कि आज की तारीख में जैसे कुछ गवर्नमेंट्स हैं यूरोप में which are paying their citizens to do absolutely nothing, to just live, exist, ऐसा एक स्टाइपेंड दिया जा रहा है। तो क्या कलाकारों के लिए, कॉमेडियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ स्टाइपेंड होना चाहिए, पे होना चाहिए, ताकि वो फिर क्रिएट करे? मेरे इस पे खुद पे कन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं, तो आपका थॉट? ये कॉन्सेप्ट है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट अलग अलग से आई थिंक नॉर्वे वगैरह में जैसे किसी ने एक छोटी कम्युनिटी में ट्राई किया है कि उसका फंडा ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसके मिनिमम ज़रूरत जितना पैसा दे दिया जाए ताकि उसको रोटी कपड़ा मकान की चिंता ना रहे, और उसको फिर अपनी जो नेचुरल टैलेंट है, पैशन है, उसको परस्यू करने दिया जाए, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, उस व्यक्ति के कारण वो कम्युनिटी कैसी होगी, वो समाज कैसा होगा, वो शहर कैसा होगा, वो देश कैसा होगा। तो एक वो थॉट चल रहा है ना, कुछ मिनिमम बेसिक इनकम कुछ बोलते हैं कि अगर एक कंट्री का सुना था कि वहाँ की कैलकुलेशन किया कि $1,000 पर मंथ मिनिमम, तो $12,000 पर ईयर सिटीजन्स को उन्होंने देना चालू कर दिया। तो उनका क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है कि आर्टिस्ट हो या डॉक्टर हो या कुछ भी हो, किसी को भी कुछ भी बनना है, अगर वो पैसे का माइंड से हटा दिया जाए तो आपके बारे में, आपका उस बारे में क्या ख्याल है कि क्या वो एक अच्छे तरह का थॉट है? उन्होंने साथ में ये भी बोला कि मेरे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट है, आपके मन में क्या है? शायद आपका कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो सकता है कि अगर मिनिमम आपको दे दिया जाए रोटी कपड़ा और मकान, तो फिर आप शायद कुछ काम ही नहीं करेंगे। आपने ये भी बोला कि उनको पैसा मिलता है टू डू नथिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। डूइंग नथिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं काफ़ी टाइम तो यही करता हूँ, डू नथिंग करता हूँ। जब थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है तो डू समथिंग कर लेता हूँ। तो डू नथिंग का मतलब बिल्कुल अलग भी हो सकता है। जो नथिंग है, मतलब अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर आप उसको मान रहे हैं कि डूइंग नथिंग, खुद को एक्सप्लोर करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो फ़र्ज़ कर लीजिए कोई साधु है, पहाड़ों में किसी केव में बैठा है, वो भी क्या डूइंग नथिंग है? या वो कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है, या कहीं वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं? तो किस तरह का डू नथिंग है, ये उस पर डिपेंड करता है। और अगर आपका क्वेश्चन ये है, वैसे थोड़ा आप, क्योंकि ये फॉलो अप क्वेश्चन था, वैसे ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और उससे मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन अगर आपका
अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सो दैट पीपल स्ट्रगल, सो दैट पीपल डू समथिंग एंड लर्न समथिंग एंड अचीव समथिंग, तो वो भी एक तरीका है देखने का, डेफिनेटली। बट आई फील कि बहुत अच्छी बात है अगर सबको एक बेसिक सिक्योरिटी मिल जाए, क्योंकि देन ये चिंता आपके मन से निकल गई और आप अपने मन का काम कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है उसमें। मतलब लेकिन आपका कॉन्फ्लिक्ट एकदम जायज़ है, राइट? वही बातें चल रही हैं कि क्या वो समाज को आलसी बना देंगी या वाकई में बहुमुखी उत्थान होगा समाज का, तो उस पर चल रही है। हेलो, हम छुपा रुस्तम 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कोई प्लानिंग? हाँ, ये बहुत लोग पूछते थे। मुझे लगता था कि ये मैंने करीब 4 साल किया था, और 4 साल में क्या हुआ कि जब आपको कोई नहीं पहचानता तो आप कर सकते हैं किसी पे। बहुत लोग पहचानने लग गए थे, जैसे ही आपके सामने कोई आया, उसको मालूम है कि आप प्रैंक करने वाले हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था प्रैंक करना। फिर मुझे सेंस मिल जाता था कि ये जानबूझ के आ रहा है मेरे पास, तो फिर उसको बोलना पड़ता था प्लीज़ 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 हट जाइए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, एक दिन में 3 एपिसोड निकालने हैं। तो इसलिए कुछ टाइम के बाद रोक दिया था। फिर बाद में क्या हुआ कि बहुत लंबा पीरियड निकल गया है, मेरे ख्याल से शायद अगर दोबारा करें तो देखेंगे। हाँ, अभी ओपन है माइंड बहुत टाइम तक मेरा मन था कि नहीं करूँ, हो गया, क्लोज चैप्टर है, लेकिन अभी सोच सकते हैं कभी। बिल्कुल जी, शुभकामनाएं। ओपन एंडेड है। क्या है उसके पीछे की कहानी, कैसे आया छुपा रुस्तम? एक शो था अमेरिका का, स्माइल योर ऑन कैंडिड कैमरा, जो रेडियो पे शुरू हुआ था, टेलीविज़न से पहले भी प्रैंक्स करते थे लोग रेडियो पे, उसके बाद टेलीविज़न पे आया। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा एवर। जो सज्जन करते थे वो गुजर गए, उनके बेटे ने करना शुरू किया, बहुत लंबा शो चला। तो बेसिक आइडिया ऑफ कोर्स प्रैंक्स प्ले करके, हिडन कैमरा से प्रैंक्स प्ले करने का आइडिया बेसिक वहाँ का है बट उसको हम अपने तरीके से करते थे, और यहाँ करना बहुत आसान था क्योंकि लोग बहुत हेल्पफुल हैं बहुत आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हम उसी का फ़ायदा उठाते थे अनफॉर्चुनेटली। जैसे आपके पास बॉक्सिंग ग्लव्स है, कोई जा रहा है उसको रोको, अरे भैया आप, मेरा बॉक्सिंग पार्टनर नहीं आया, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, जो ये बॉक्सिंग ग्लव पहनो और मेरे पेट में मारो। मतलब ऐसा कौन करेगा और किसी देश में लेकिन रोक रोक के आपको हेल्प कर रहे हैं, तो उसी का फ़ायदा उठाते थे हम। और अतरंगी चीज़ थी, लोगों को अटपटी लगती थी, लेकिन कर देते थे आउट ऑफ गुडनेस। और एक चीज़ थी, उसके बाद काफ़ी सारे और प्रैंक शोज शुरू हुए, और मैंने यूट्यूब पे कुछ देखे, कुछ और चैनल्स पे देखे, कुछ रीजनल चैनल्स पे शुरू हुए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसमें क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है प्रैंक, अगर आप किसी पे कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। एक वो आपकी जजमेंट होनी चाहिए कि एक पॉइंट, और वो हर एक इंसान के लिए अलग होता है। मैं इनके ऊपर अगर प्रैंक कर रहा हूँ तो हो सकता है कि काफ़ी लंबा चल जाए, और इनके ऊपर कर रहा हूँ तो हो सकता है ये ज़्यादा जल्दी गुस्से हो जाए। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि कहाँ रुकना है, और दूसरा किसके साथ करना है। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ करो जो आपको वापस भी दे सके। काफ़ी लोग शोज़ मैंने देखा कि जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, लोगों पे कर रहे हैं जो इकोनॉमिक स्टेटस में आपसे नीचे हैं, क्योंकि वो तो कभी आपको कुछ कहेंगे नहीं, आपको सिर्फ साहब साहब जी साहब कहेंगे। वो शोज़ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कुछ शोज़ थे जिसमें प्रैंक के नाम पे ऑलमोस्ट ईव टीजिंग हो रही है, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। और हमारे शो में हमने एक अच्छी चीज़ की थी, एनडीटीवी जो प्रोड्यूसर था, कि अगर किसी पे कर दिया प्रैंक, ख़त्म हो गया, उनको बता दिया कि आप कैमरा पे थे और वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं या जैसा भी है, तो उनसे हम एक साइन करवाते थे लेटर कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर आप मेरा नेचुरल रिएक्शन दिखाएं, उनको बताने के बाद। तो जिसने साइन किया हमने वही वाले दिखाए। 2 या 3, मुझे 3 इंस्टेंसेस याद आ रहे हैं जो किसी ने साइन नहीं किया, तो हम अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिखा पाए। हाँ नहीं, अच्छा। और कॉमेडी की दुनिया में और कॉमेडी के फील्ड में जो आप बोल रहे हैं कि अपने से नीचे दिखाना, उसको पंचिंग डाउन बोलते हैं कि यू नेवर पंच डाउन, यू पंच अप, है ना? अपने से किसी भी तरह से स्तर में ऊपर हो, उस पे आप जोक करो, उसके साथ आप प्रैंक करो, और किसी को नीचा ना दिखा के करो। एंड देन सेकंड थिंग आई वाज अबाउट टू आस्क यू अबाउट द ईव टीजिंग। जैसे कुछ प्रैंक शोज मैंने देखे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो लाइन पूरी तरह से क्रॉस करके ही शुरू होता है शो। जी बिल्कुल। और ये भी आपको बहुत ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया कि हम साइन करवाते थे, 3 इंस्टेंसेस मुझे याद हैं। एक तो ऐसा था कि किसी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस लड़की के साथ बैठा हूँ, पेरेंट्स देखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं टीवी पे नहीं आ सकता। ये तो हमने उसको फुटेज भी दिखाई कि वो दिख नहीं रही है, पता लग रहा है कि किसी लड़की के साथ बैठे, लेकिन कौन है लेकिन उसने साइन नहीं किया। तो टू रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी हमने वो नहीं दिखाया। एक और इंस्टेंस था, कोई
सज्जन थे जिन्होंने बोला मैं IIT में प्रोफेसर हूँ, कोई साइंस रिलेटेड जोक ही था बल्कि, और वो फंस गए थे उसमें। उसमें क्या थे? उसमें फंस गए थे। हाँ। बुरी तरह कुछ घड़ी वड़ी का टाइम मैंने चेंज करवा दिया था, ईयर 2000 करके और ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने बोला मेरे स्टूडेंट्स मुझ पे हंसेंगे कि मैं IIT का प्रोफेसर हूँ और ऐसा कैसे मान गए। और तीसरे किसी एक कुत्ते वाला प्रैंक था, जब मैं पेट ओनर्स को पूछ रहा था कि आप अपने पेट के हमने ऐसे दिखाया कि मैं कनाडा से एक बहुत वेल नोन वेट डॉक्टर हूँ, कुत्तों का डॉक्टर, और पेट ओनर्स के साथ कुछ बातचीत हो रही थी और मैं उनको सिखा रहा था कि कुत्तों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप भी कुत्तों जैसी हरकत कीजिए। तो सबने कुत्तों जैसे जीभ निकाल के भौ भौ और इस तरह की चीज़ें की। मैंने कहा, और मैंने पूछा जब आप खुश होगे तो क्या दिखाओगे, तो अपनी दुम जैसे हिलाते हैं। तो एक लड़की थी जो टेबल पे चढ़ के अब ऐसे हिला रही थी। फिर उसने लिखा कि बाकी का आप हिस्सा दिखा सकते हो, लेकिन जब मैं अपना पिछवाड़ा हिला रही हूँ वो नहीं दिखा सकते। एक्चुअली स्पेसिफिकली लिखा उसने, तो वो वाला हिस्सा हमने काट दिया। तो इस तरह की अंग प्रदर्शन। जी। Talking about acting, someone sent this question. कोई है क्या? ओह, पीछे क्वेश्चन है। जब भी गैप आएगा फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी। नमस्कार सर, आपका हमारे स्वच्छ इंदौर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये पूछना चाहती थी कि हमारी जो अभी कॉमेडी इंडस्ट्री है उसमें कितना ज़रूरी है रिलीजन पर कमेंट करना या एडल्ट्री कंटेंट रखना, और क्यों ज़रूरी? रिलीजियस कंटेंट पे मेरे ख्याल से बहुत कम लोग करते हैं कि किसी रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कई लोग उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। डायरेक्टली किसी रिलीजन का मजाक उड़ाते अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा किसी को देखा नहीं है। ये सब ओपन टू इंटरप्रिटेशन वाली बातें हो जाती हैं। कभी जैसे अभी शायद लेटेस्ट, आप कौन सा कह रहे थे? अभी शाहरुख खान का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसमें कोई गाना है, इट्स कॉल्ड बेशरम रंग जी। अब उसमें दीपिका पादुकोण ने 1 सेकंड के लिए केसरिया कलर की बिकिनी पहनी हुई है, तो वो रंग बेशरम मान लिया। मैंने देखा नहीं है, लेकिन किसी और ने भी मुझे यही बोला था, और ये भी बोला था कि बाकी शॉट्स में अलग कलर्स पहने, तो ऐसा नहीं है कि एक ही रंग पे बात हो रही है। तो इंटरप्रिटेशन की बात होती है, हो सकता है कुछ मैंने अभी तक ऐसा कुछ ज़्यादा देखा नहीं। और अगर ऐसा है कि कोई बहुत जानबूझ के किसी रिलीजन का मजाक उड़ा रहा हो तो वाकई उसको फिर नहीं होना चाहिए इस तरह का। लेकिन और दूसरा आपने कहा एडल्ट्री के जोक्स, वो मेरे ख्याल से वो भी हर एक का नज़रिया अलग होता है। तो डिपेंड्स आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपने क्या सोचा है, आपने बचपन में क्या देखा है, आपने क्या सुना है, आप कहाँ पर पढ़े हैं आपने, तो हर एक का पॉइंट जो होता है वो अलग होता है। और कॉन्फ्लिक्ट वहीं आता है कि इनके लिए ये एक्सेप्टेबल है और मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब आप बोल रहे हैं एडल्ट्री, तो मुझे मालूम नहीं कि आपके माइंड में वो क्या है। हो सकता है कि जो आपके माइंड में हो मेरे में ना हो, और हो सकता है कि सेम भी हो कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। तो जब तक कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल ना हो तो मैं उसके बारे में मेरे को कई बार इन चीज़ों में ऐसा लगता है कि क्योंकि आजकल हम सब मोबाइल पे ही कंज्यूम कर रहे हैं सब कंटेंट, अधिकतर कंटेंट, राइट? या टीवी पे भी आप कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे, OTT पे, किसी पे भी कर रहे हो, आपके हाथ में रिमोट है, आपके हाथ में ऑफ बटन है, आपके हाथ में नेक्स्ट बटन है। आपको वो पसंद नहीं आ रहा तो स्टॉप कर दो, अगली चैनल हज़ारों है ना। या तो आप उसको रोक के ऑफेंड होने को, जो मैं बोल रहा था, अपनी भावनाएं आहत कर लो और हंगामा मचाओ, या अपने टेस्ट का कुछ ढूंढ लो ना। क्योंकि लिटरली कितने 7 बिलियन को क्या बोलते हैं, कितने 7,000 करोड़ लोग हैं हम, कितने लोग हैं? 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में। हाँ, 700 करोड़ लोग हैं। तो सबके अलग अलग तरह के, हम अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग एजुकेशन है, अलग अलग बैकग्राउंड है। तो मैंने कुछ बोला वो इन 12 लोगों को पसंद आ जाए, लेकिन इन 12 लोगों के आहत हो जाए, तो बजाय आहत के आप नेक्स्ट दबा दो ना, स्टॉप कर दो, पॉज कर दो, कुछ और देख लो। #boycott वो भी कैंसल राजीव नेमा। और मैं बताता हूँ, मतलब मेरी चमड़ी हमेशा से थोड़ी मोटी रही है, और फिर मैं अमेरिका चला गया तो आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे यहाँ पे जब बोलते हैं कि यार पाश्चात्य संस्कृति से चीजें आ रही है, नग्नता और अश्लीलता और फूहड़ता दिखाई जा रही है, तो जो भी हो, पश्चिम में, इंग्लैंड में हो या यूरोप में या अमेरिका में हो, तो वहाँ पे तो किस लेवल की कॉमेडी और किस लेवल की चीजें हो रही हैं, लेकिन वहाँ की चीजें और ज्यादा ओपन है। वहाँ जाके मेरी तो चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, या तो चमड़ी मोटी हो गई या नजरिया
और ज़्यादा खुल चुका है। तो लिटरली मेरा तो फिर कंक्लूजन वही हो जाता है कि या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, और फिर उसके कारण वो हो गया कि आप जो बोल रहे हैं ना कि आपकी एजुकेशन या बैकग्राउंड क्या है, तो यहाँ पर जहाँ पर जरा सा भी कोई ऑफेंड होता है, मैं बोलता हूँ अरे ये तो अभी शुरू ही हुआ था, मैंने तो देखा, नोटिस भी नहीं किया, जो यहाँ के कई बार कई लोग नोटिस करके उसमें जूम इन कर देते हैं। और हमारा देश जो है मेरे ख्याल से बहुत सारे छोटे छोटे देश मिल के एक बहुत बड़ा देश बनाए, ऐसा भी सोच सकते हैं, कॉन्टिनेंट जैसा है, बल्कि इतने सारे कल्चर्स हैं, पहनावा अलग है, खाना अलग है, लैंडस्केप अलग है, तो ये सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस तो होंगे ही, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि एक दूसरे को खुशी से एक्सेप्ट करो। आखिरी के 2 मिनट, मुझे यहाँ पे संदेश आ रहा है कि 4:43 हो चुके हैं, 4:45 तक हमारा सेशन है। तो आखिरी के अगर कुछ समय है तो मैं आपसे भी ज़रा जानना चाहूँगा, आप अपनी भी तो ज़रा लाइफ स्टोरी शेयर कीजिए, किस तरह से क्या हुआ। ओह माय गॉड 9-10 साल की उम्र में मेरे को पता था कि कीड़ा है एक एक्टिंग का, और वो कीड़ा जारी रहा। गणेशोत्सव हो या दुर्गा जी का प्रोग्राम हो या घर में शादी हो, जिसको आज संगीत बोलते हैं और बॉलीवुड से कलाकार बुला लिए जाते हैं, हम महिला संगीत घर के ही लोग वो करते थे, तो उसमें नीमा जी सबसे आगे रहते थे, और वही करते करते पैरेलल में इंजीनियर बन गए, अमेरिका गए, वहाँ पर जहाँ पर भी एजुकेशन एक ट्रैक चलता रहा, फिर उसके बाद प्रोफेशनल ट्रैक भी चलता रहा, लेकिन साइड में स्टेज और माइक ढूंढते रहे। और तो वहाँ पर 26 सालों से इंडियन थिएटर ग्रुप है कैलिफोर्निया में, जिसका नाम नाटक है, जिसके 101 नाटक हो चुके हैं। हर नाटक करीब 3 से 4 हज़ार लोग देखने आते हैं। तो उस लेवल पे इंडियन थिएटर इंडियन ऑडियंस को कल्टीवेट कर लिया है। फिर जब ये आया, यूट्यूब आया, अपनी तरफ सेल्फी खींचना चालू किया, लेकिन वीडियो मोड में चला गया, तो बातें करना चालू कर दी अपने आप से, उसको यूट्यूब पे अपलोड किया, और वो इंदौरी वीडियो नंबर 1 बनी, और अब 400 इंदौरी वीडियोस हैं। बस ये मेरा संक्षिप्त में ये, और ये बहुत ही कमाल की जर्नी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ इजाज़त लेते हैं सबसे, और एक सेल्फी खींच लेते हैं और फोटो खींच लेते हैं, और आप भी खींच लीजिए, हम भी खींच लेते हैं। सेल्फी वीडियो मोड में या ओ, सेल्फी वीडियो मोड में भी ले सकते हैं, ठीक है। लिट चौक के मंच से गुरपाल सिंह जी के साथ नी नी करके 50,000 लोगों के साथ राजीव नेमा इंदौरी की बिहार आओ। ये सेल्फी वीडियो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।